नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर बात कर रहे हैं सीए जिगर शाह से। सीए जिगर शाह से हमने पहले भी चर्चा की है अकाउंटेंट के काम के बारे में, और आज हम सीए जिगर शाह के साथ जानने वाले हैं कि कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो आखिर सीए कैसे बने। सीए जिगर शाह एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो मुंबई बेस्ड फर्म एसके राठी में पार्टनर है, और हमारे शो पर हमारा सौभाग्य रहा है कि सीए जिगर शाह कई बार हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो उनके पुराने वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक रख दूंगा। सो सीए जिगर शाह, वेलकम टू द शो। आपके जो पिछले वीडियोस हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, सो ऑन पॉपुलर डिमांड यू आर बैक विद अस। आज आप कुछ बता सकते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, इस करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो पहला तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्टेप्स क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के, कितना समय लगेगा और आगे करियर पाथ कैसा रहेगा, आमदनी कितनी हो सकती है। यस, सो अंकुर, अगर कोई सीए बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये काफ़ी लंबी जर्नी हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति सब कुछ एक अटेम्प्ट में क्लियर करता है तो 4 से 5 साल में सीए बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो मैंने देखा है कुछ लोगों को जिनको 10 साल लग जाते हैं सीए क्लियर होने में। बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एकदम टाइम बाउंड एज सच कोर्स नहीं है। अगर आप फेल कर जाते हो कोई एग्ज़ाम में या कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, यू कैन अपीयर फॉर इट अगेन एंड अगेन। सो एज फार एज टाइम इज़ कंसर्न, 4 से 5 साल से लेके आप जितने अटेम्प्ट देने आप दे सकते हो। दैट इज़ अबाउट द टाइम। शुरुआत जो होती है वो सीए फाउंडेशन से होती है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड अपीयर कर रहे हो या आपने ऑलरेडी अपीयर कर चुके हो, वंस अगेन अपीयर करना इंपॉर्टेंट है, पास होना इज़ नॉट वन ऑफ द क्राइटेरियाज। अगर आप 12th स्टैंडर्ड अपीयर कर चुके हो तो आप सीए फाउंडेशन की जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग इनटू सीए कोर्स। इसका एक पैरेलल रास्ता ये भी है कि समझो आपने आपका ग्रेजुएशन ख़त्म कर दिया है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो सेकेंड स्टेज है जिसको आईपीसीसी बोलते हैं उसमें आप एंटर कर सकते हो। सो 2 तरीके हैं एंटर करने के लिए। जब भी आप 12th का एग्ज़ाम अपीयर करते हो उसके बाद आप डायरेक्टली सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दें और कोर्स के अंदर आ जाए। दूसरा तरीका है कि आप अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करें और डायरेक्टली आईपीसीसी में आप एंटर कर जाएं। सीए जिगर, मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई 12th अपीयर करने के बाद से ही सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेता है तो क्या उनके 3 साल बच जाएंगे ग्रेजुएशन होने तक वेट करने के? तो क्या वो जल्दी सीए बनेंगे? और जो दूसरा सवाल है मेरा कि क्या फिर ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है सीए बनने के लिए? सो अंकुर, जहाँ तक आपका सवाल है कि सीए करने के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स से एंटर करते हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको सीए फाउंडेशन के बाद आईपीसीसी क्लियर करना है और आपको सीए फाइनल की एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करनी है। इसमें ग्रेजुएशन का कुछ क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आना चाहते हो, मतलब फाउंडेशन की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर आप कॉमर्स सेक्शन से ग्रेजुएशन करते हो तो मिनिमम 55% चाहिए, और अगर आप अदर देन कॉमर्स सेक्शन से ग्रेजुएट करते हो तो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में मिनिमम 60% चाहिए। डायरेक्ट एंट्री स्कीम वो स्कीम है जहाँ पे आप सीए फाउंडेशन दिए बिना डायरेक्टली सीए कोर्स में एंटर करते हो। डायरेक्टली जो सेकेंड स्टेज की जो एग्ज़ाम है आईपीसीसी, उसके लिए आप अपीयर करते हो। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी, देयर आर 3 स्टेजेस। पहला है सीए फाउंडेशन। अगर आप सीए फाउंडेशन नहीं करना चाहते तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो सीए फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद, मतलब मिनिमम 3 साल बाद, आप अपना सीए की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इज़ सीए फाउंडेशन या ग्रेजुएशन। अगला स्टेप जो है आईपीसीसी, जिसे इंटर कहते हैं, और तीसरा है सीए फाइनल का एग्ज़ाम। करेक्ट। ग्रेट। सो अभी ये कुछ आर्टिकलशिप की भी बात होती है, तो ये आर्टिकलशिप क्या होता है, उसे कब किया जाता है? सो आर्टिकलशिप जो होता है, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है
वो अगर सीए फाउंडेशन कोर्स ख़त्म करने के बाद आया है, एंटर किया है कोर्स में, तो आईपीसीसी के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। उसको एक ग्रुप 1 जो है वो क्लियर करना होता है, और वो ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद वो अपनी आईपीसीसी, अपनी जो आर्टिकलशिप है उसको शुरू कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आ रहा है और ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, तो वो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आर्टिकलशिप शुरू कर सकता है। यहाँ पे उसको आईपीसीसी का एक ग्रुप क्लियर करने का कंडीशन नहीं है, लेकिन कोई फाउंडेशन से आ रहा है तो आईपीसीसी का एक ग्रुप क्लियर करने का कंडीशन है, उसके बाद ही आर्टिकलशिप शुरू होती है। ओके, सो अगर मैं सीए फाउंडेशन करके आ रहा हूँ तो मुझे आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है, फिर मैं आर्टिकलशिप शुरू कर सकता हूँ। और अगर मैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आ रहा हूँ तो मैं आर्टिकलशिप डायरेक्टली शुरू कर सकता हूँ। करेक्ट। एंड ये आर्टिकलशिप कैसा होता है? क्या कोई सैलरी मिलती है इसमें? काम कैसा रहता है? ड्यूरेशन क्या होता है? आर्टिकलशिप के साथ साथ क्या पढ़ाई भी हो सकती है, क्योंकि आईपीसीसी फाइनल दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी? सो आईपीसीसी ऐसे 3 साल का होता है, लेकिन उसमें आप 6 महीने की छुट्टी ले सकते हो मोटा मोटी। सो इन इफेक्ट जो आर्टिकलशिप होता है वो 2.5 ईयर्स का होता है। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है इंस्टीट्यूट ने, जहाँ पे आप जब भी स्टूडेंट होते हो तभी आपको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस मिलता है कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसी होती है। हम जितनी चीज़ें सिर्फ पढ़ाई करके सीखते हैं, उतनी ही या उससे ज़्यादा आर्टिकलशिप में हम सीखते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सो आर्टिकलशिप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीए कोर्स का। और आप जहाँ पे भी आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप जो फर्म में कर रहे हो, वो भी आपको काफ़ी सोच समझ के सिलेक्ट करनी चाहिए। ये ध्यान में रख के सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको सीए बनने के बाद क्या करना है। अगर आपको सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में जाना है तो ये चीज़ रिकमेंडेड है कि आप बड़ी सीए फर्म में काम करें, बिग 4 जिसे हम कहते हैं, जो टॉप 4 फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं पूरी दुनिया में, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उसमें आप काम करें, वहाँ पे आर्टिकलशिप लेने की कोशिश करें। अगर आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपको एक मीडियम साइज सीए फर्म में काम करें, जहाँ पे आपको ऐसा काम सीखने मिले जो आप प्रैक्टिस जब भी शुरू करोगे तभी आप कर पाओगे। तो जब भी आप आर्टिकलशिप सिलेक्ट करते हो तभी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सीए बनने के बाद क्या करना है। डेफिनेटली आर्टिकलशिप का जो पीरियड होता है वो काफ़ी उसमें एफर्ट जाता है, बट दैट इज़ वेयर द जूसेस, मैं बोलूँगा दैट इज़ वेयर आप ग्राइंड होते हो, और एक जो रॉ डायमंड होता है वो एक एक्चुअल डायमंड में बन के बाहर निकलता है। बिकॉज आपको सिर्फ आईपीसीसी में, सिर्फ आर्टिकलशिप में सिर्फ काम का ध्यान नहीं रखना है। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, सीए फाउंडेशन से अगर आप आए हो, तो आपको कॉलेज भी हैंडल करनी है, काम भी करना है, और आपको सीए की पढ़ाई भी करनी है। तो तीनों चीज़ें करनी है आपको। और सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो फेज़, लेकिन बहुत अच्छा होता है, मज़ा भी बहुत आता है। ग्रेट। सो ये आर्टिकलशिप रियली साउंड्स लाइक अ गुड कंसेप्ट। सो सीए जिगर, आप एक चीज़ बताइए, सीए फाउंडेशन में टिपिकली तैयारी कैसे की जाए? स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने आईपीसीसी में बताया कि 2 ग्रुप्स होते हैं, तो ये ग्रुप्स क्या होते हैं और फाइनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो थोड़ा सा ये जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसके लिए तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। सो सीए में हम जनरली बात करते हैं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, तो अच्छी कॉलेज में एंट्री लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसके बाद शायद से लाइफ इजी हो जाती है। सीए में उल्टा है। सीए में हम कहते हैं कि एंट्री लेना बहुत इजी है कंपैरेटिवली, लेकिन उसको कोर्स को कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो शुरू ऐसा ही सेट कि अगर कोई भी ग्रेजुएशन भी उसने किया है और उसको कॉमर्स में 55% आए हैं या अदर स्ट्रीम में 60% आए हैं, तो वो कोर्स में एंटर कर सकता है डायरेक्टली। फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है, उसमें 4 पेपर होते हैं। अकाउंटिंग एक पेपर है, बिजनेस लॉ एक पेपर है, और मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एक पेपर है, और इकोनॉमिक्स एक पेपर है। तो ये जो पेपर है, इनको आपको देना है। ये कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, उसका कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ 50%, आपको मिनिमम 50% लाने हैं। टोटल 400 मार्क हैं, तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाने हैं।
इसमें टू क्लियर दिस। सो इंटरेस्टिंग। सो आप बता रहे हैं कि नॉर्मल एग्जाम्स में जो है पासिंग 35% है, इसमें 50% पासिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड आपको हर सब्जेक्ट में 50% लाना ज़रूरी है। सो हर एक सब्जेक्ट में 50% नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% लाना है और एग्रीगेट 50% लाना है। समझो आपको एग्रीगेट 210 आ गए लेकिन अकाउंटिंग में 40% से कम आए या और 35 आ गए, तो आप यू विल बी कंसिडर्ड एज समवन हु हैज नॉट क्लियर्ड द एग्जाम और आपको वापस अपीयर करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। एट एग्रीगेट लेवल यू नीड टू गेट मिनिमम 50% एंड इन ईच सब्जेक्ट यू नीड टू गेट मिनिमम 40%। ओके, सो 40 एंड 50। सो मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट में अगर 50% ले आए तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है सारे लेवल्स में ये सेम स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ, सो फाउंडेशन में ये है, सभी लेवल्स में सेम स्ट्रक्चर है। बोथ इन आईपीसीसी एंड फाइनल ऑल्सो इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। सिर्फ आईपीसीसी और फाइनल में फ़र्क है कि 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा अटेम्प्ट में कौन सा ग्रुप देना है। नॉट नेसेसरी 2 ग्रुप में 8 सब्जेक्ट है तो आपको 8 सब्जेक्ट साथ में ही देने हैं। आप एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो और पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। दोनों ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो दोनों ग्रुप के मिलके गिने जाते हैं। तो लेटर से अगर आपको ग्रुप 1 में आपको सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट में 40% लाना मैंडेटरी है और समझो आपने ग्रुप 1 में हर एक सब्जेक्ट में 40% लेके आए हो, लेकिन एग्रीगेट जो है आपका 50% नहीं हो रहा है। लेटर से आपको 190 आया है और ग्रुप 2 में आपने वंस अगेन हर एक सब्जेक्ट में 40% मिनिमम आया है और आपका टोटल 210 हुआ है। तो 210 एंड 190 दोनों मिला के गिना जाएगा एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज समवन हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम। इसके बदले अगर यही व्यक्ति ने सिर्फ ग्रुप 1 दिया होता और उसको हर सब्जेक्ट में 40% आए होते और एग्रीगेट 190 आया होता जबकि पासिंग क्राइटेरिया 200 है, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज समवन हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम। सो ये भी डिसीजन जो है ये सारी चीज़ों को फैक्टर करके स्टूडेंट लेता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। अगर वो कॉन्फिडेंट है कि एक ग्रुप में वो कॉन्फिडेंट है कि ही विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स और उसको पता है कि दूसरे जो ग्रुप है वहाँ पे थोड़ा वीकनेस है, तो वो शायद से सोच सकता है कि मैं दोनों साथ में दूँ ताकि एक ग्रुप का फ़ायदा दूसरे ग्रुप में मेरे को मिल जाए। इंटरेस्टिंग। तो अगर मैंने 2 ग्रुप साथ में अटेम्प्ट किए और मैं एक ही ग्रुप में क्लियर हुआ तो अगली बार अगले अटेम्प्ट में मुझे दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम वापस देने पड़ेंगे या सिर्फ एक ग्रुप जो बचा है? सो अंकुर, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने दोनों ग्रुप देता हूँ और समझो एक ग्रुप में मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं बराबर, मैं पास नहीं होता हूँ, तो आगे मेरे को दोनों ग्रुप देना है कि एक ही ग्रुप देना है? तो इसका आंसर ये है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ग्रुप वाइज भी देखा जाता है। लेटर से आपको एक ग्रुप में 210 मार्क आ चुके हैं तो आप वो ग्रुप में तो पक्का क्लियर हो, उसमें नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको जब भी आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे तभी आपको वापस वो ग्रुप नहीं देना है। तो डेफिनेट जो हमने पहले डिस्कस किया हर सब्जेक्ट में 40% तो लाना ही है, दैट इज गिवन। और आपको 210 आ गए हैं, आपको मोर देन 50% आ गए हैं, आपको वापस वो ग्रुप नहीं देना है। अभी जो दूसरा ग्रुप है समझो आपको उसमें 185 आए हैं, तो एग्रीगेट होके भी जहाँ पे यहाँ पे जो 10 मार्क एक्स्ट्रा आए हैं वो यहाँ पे एग्रीगेट होके भी 185 प्लस 10 195 होता है, 200 क्रॉस नहीं होता है। तो आपको ये जो दूसरा ग्रुप है सिर्फ उसकी एग्जाम वापस देनी पड़ेगी। राइट, नाइस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं? एग्जाम साल में 2 बार होते हैं और ये ग्रुप वाइज के पासिंग के सिवाय एक एग्जाम्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें। समझो कोई व्यक्ति है जिसने दोनों ग्रुप दिए हैं और ये जो 185 वाला जो ग्रुप है, सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, उसका फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो गया, उसको उसकी एग्जाम नहीं देनी है। ये जो दूसरा ग्रुप है जिसमें उसको 185 आए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट में उसको 60 मार्क्स आ गए हैं, तो ये जो 60 मार्क्स है उसका वो एग्जाम्शन का बेनिफिट ले सकता है। मतलब अभी वो जो 4 सब्जेक्ट है दूसरे ग्रुप के उसमें से एक सब्जेक्ट में उसको 60 आ गया है, तो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लाके उसमें उसने एग्जाम्शन को सिक्योर किया हुआ है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो एग्ज़ाम टफ है लेकिन कुछ कन्वीनियंस भी, कुछ एग्जाम्शंस भी बिल्ट इन है, सो थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाती है।
मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, उसका एक डॉक्यूमेंट, कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लिंक, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करने के लिए कोई अच्छा रिसोर्स, कोई कोर्स के बारे में अगर हमारे पास नॉलेज हो तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपके लिए पिन कर दूँगा। सो जिगर, आप बताइए कि तैयारी कैसे करनी चाहिए इस कोर्स के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। अगर किसी को 8 साल लग जाए सीए बनने के लिए, तो क्या 8 साल तक वो पढ़ाई करता रहेगा, आमदनी बंद रहेगी? ये डायनेमिक्स कैसे काम करता है? तैयारी में जो है इसमें सीए में यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं होती। मैं काफ़ी बार शेयर करता हूँ कि मेरे जो कुछ रिलेटिव हैं जिनको शायद से इतनी जानकारी नहीं है, वो अभी भी मेरे को पूछते हैं कि आप मैंने सीए कौन सी कॉलेज से किया। तो मेरे को बहुत हंसी आती है उस बात पे, क्योंकि सीए जो कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी कोई कॉलेज नहीं है एज सच। तो अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली इट इज़ अ सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ एन कोर्स, लेकिन everyone needs external help, so lot of people, I guess most of the students go for various classes. इंस्टीट्यूट जो है वो भी क्लासेस अटेंड करती हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो भी क्लासेस कंडक्ट करती हैं, और काफ़ी सारे प्राइवेट क्लासेस भी हैं। और अभी तो बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, पेन ड्राइव से लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो वो जो चीज़ें वहाँ से लोग बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्लासेस अगर आप देखा जाए तो आपको सिर्फ 30 to 40% तक हेल्प करता है, बिकॉज वो आपके सिर्फ वो हेल्प करता है आपकी स्टडीज़ को, जो नई चीज़ें हैं उसको समझने में, उसको एक्सपीडिएट कर देता है। अगर मैं कोई सिर्फ सेल्फ स्टडी करूं और सिर्फ बुक खोल के समझने की कोशिश करूं तो जो चीज़ को शायद से मेरे को 10 घंटे लगेंगे, क्लासेस अटेंड करने के बाद मेरे को 1 या 2 घंटे में वो चीज़ समझ आ जाएगी, बिकॉज जिसको ऑलरेडी पता है वो व्यक्ति मेरे को समझा रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सपीडिएट कर देता है मैं जो समझ रहा हूँ जिस चीज़ को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एफर्ट है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रखना है। सीए जो कोर्स है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे सामने रख दी जाती हैं। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस एज वी से, बट ये जो कोर्स है वो बहुत लंबा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। आप बुक्स देखोगे तो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, अगर हम स्टैक करें तो इतने से भी ज़्यादा बुक्स आ जाएगी, उतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है। सो बहुत ही लंबा कोर्स है, और जो सब्जेक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो बहुत कहते हैं ना कि बहुत ग्राउंड कवर करना होता है। तो इसके लिए कंसिस्टेंट पढ़ाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसेप्चुअली सबसे पहले तो कंसेप्चुअली क्लियर होना चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम नहीं है कि हमने जो पढ़ा है, जो सम प्रैक्टिस की है वही सम आएगा। जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको स्किल डेवलप करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर आप थियरी पढ़ रहे हो तो आपको स्किल डेवलप करनी है सब्जेक्ट को याद रख के, इंटरप्रेट करके उसको अप्लाई करने की, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने बुक में लिखे हैं वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। जो इंस्टीट्यूट होता है वो टेस्ट करता है कि ये जो व्यक्ति है उसके पास नॉलेज है, दैट इज़ गिवन, लेकिन वो नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इन प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज तो गूगल पे भी है, लेकिन उसको आप कैसे इंटरप्रेट करके कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन सीए एग्ज़ाम्स। सिर्फ एक और छोटी सी चीज़ है कि सीए फाइनल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं 8 सब्जेक्ट, उसमें से एक जो सब्जेक्ट होता है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो ये जो एक सब्जेक्ट है उसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एडिशन हुई है लास्ट कुछ ईयर्स में। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई थिंक सीए इज़ एन अमेजिंग कोर्स। इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स, कोई भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है, इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कोई कॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एंटर करने के लिए कोई बहुत बड़ा डोनेशन देना है या बहुत ज़्यादा फीस देनी है, ऐसा नहीं है। फिर भी क्या फीस होगी लगभग तीनों लेवल्स की, अप्रॉक्सीमेट अगर आप बता सके तो? मेरे हिसाब से तीनों लेवल को मिलके 3 लाख तक एक्सपेंडिचर आएगा। 3 लाख तक? यू आर अज्यूमिंग कोचिंग का कॉस्ट, बुक्स का कॉस्ट, सारे कॉस्ट?
और एक और चीज़ है कि जब भी आप आर्टिकलशिप करते हो तो उसका स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, तो पढ़ाई करते करते आप अर्न करना शुरू करते हो। क्या स्टाइपेंड होता है? सो स्टाइपेंड जो है डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। इंस्टीट्यूट ने जो स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब किया है वो बहुत कम है, मेरे हिसाब से शायद से 3000 रुपीज़ होगा, आई एम नॉट श्योर पर मंथ। लेकिन आप जहाँ पे काम करते हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। हमारी फर्म में फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 6000 और थर्ड ईयर में 8000 देते हैं। और कुछ फर्म्स हैं जो 10, 15, 20 भी देती हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कर रहे हो। हम मुंबई में हैं तो डेफिनेटली मुंबई में जो फर्म्स हैं, जितना मेरे को पता है, वो कंपैरेटिवली टायर 2, टायर 3 सिटी से ज़्यादा ही स्टाइपेंड देती है। हाँ, सो मैं वही बोल रहा था कि आने जाने का खर्चा और पॉकेट मनी निकल जाता है। एक बार आप आर्टिकलशिप शुरू करते हो तो फिर घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। और अगर मैंने आर्टिकलशिप कर लिया लेकिन सीए क्लियर नहीं हुआ तो क्या उसी सीए फर्म में परमानेंट जॉब मिल सकती है और कुछ सैलरी बेटर मिल सकती है? हाँ, डेफिनेटली। हम इनको जो आईपीसीसी क्लियर कर चुके हैं और फॉर वट एवर रीज़न उनका फाइनल नहीं हुआ है, तो इंडस्ट्री में एक टर्म है उनके लिए जिसको सेमी क्वालिफाइड बोलते हैं। इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेट भी देती हैं कि आपने आईपीसीसी क्लियर किया है, तो उसका भी रिकग्निशन है। और आप सिर्फ ग्रेजुएशन करें और काम करें और आईपीसीसी क्लियर करें, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस और काम करें, उसमें सैलरी में भी डिफरेंस होता है। आपको बेटर सैलरी मिलती है इफ़ यू हैव जस्ट क्लियर्ड आईपीसीसी विज़ इफ़ यू हैव डन ओनली ग्रेजुएशन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकलशिप ख़त्म होने के बाद भी वही फर्म में कंटिन्यू करते हैं जहाँ से उन्होंने आर्टिकलशिप की है। ग्रेट सीए जिगर, दिस इज़ वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कोई सवाल हो हमारे दर्शकों के तो वो कमेंट्स में पूछेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कभी कभार टाइम लेकर जवाब दे दिया करें। श्योर। ग्रेट, थैंक यू, सी यू, बाय।